हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, आज की जो ये सेशन होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई होगी सर, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के वैसे प्रश्नों को करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम में सर डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। आज की सेशन में सर इसी टाइप का प्रश्न करेंगे सर। केमिस्ट्री का आज क्लास होने वाले, तो एक बार सर बता देंगे आप लोग क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है? जल्दी से वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में यस लिख देंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसी के साथ हम लोग सेशन की ओर मूव करेंगे और प्रश्नों की ओर मूव करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश या बिहार एकेडमी से सर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस का पीडीएफ नोट सभी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। इसी के साथ सर मैं प्रश्नों की ओर मूव करूंगा और पहला प्रश्न स्क्रीन पे बिल्कुल फास्ट और करेक्ट आंसर बताएंगे सभी छात्र। एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे और बताओ सर क्या होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र वही है जो इनका है, एस्टर का, एल्डिहाइड का, कीटोन का या ईथर का। जल्दी से बताना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये आपके पीएमएम में है ना, यानी पैरामेडिकल मैट्रिक 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, पीएमएम 2021 की परीक्षा में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र वही है जो इनका है। तो जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर यदि ईथर दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा ईथर का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और ईथर, इन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2O। ठीक है, तो याद रखना है इन दोनों का जो सूत्र होता है वो समान होता है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी यही सूत्र होगा जो ईथर का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों, फायरवर्क्स में जो ब्राइट रेड कलर होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, बैरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। जल्दी से बताना है बच्चों, आतिशबाजी में। जी हाँ, आतिशबाजी में जो लाल है ना, आतिशबाजी में जो डीप रेड रंग देखते हो है ना, यानी क्वेश्चन ये है कि बच्चों आतिशबाजी में जो गहरा लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बिल्कुल फास्ट बताना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है स्ट्रोंशियम देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछते कि आतिशबाजी में चटक हरा रंग, लाल ना देकर हरा रंग बोल दे, तब क्या आंसर दीजिएगा? मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बच्चों आतिशबाजी में है ना, आतिशबाजी में हरा रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा, आतिशबाजी में जो हरा रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बच्चों ये बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी आतिशबाजी में हरा रंग बनाने के लिए जो है बैरियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। एलिनिन, एलिनिन किसका सामान्य नाम है? यानी एलिनिन को एक और सामान्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है एक ब्यूटाइन, प्रोपेन, प्रोपाइन, एथेन। जल्दी से बताइएगा बच्चों, यहाँ पे एलिनिन को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और सामान्य नेम है ना, सामान्य नाम है। तो जल्दी से बताना है। देखिए बच्चों, जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यदि जवाब दे रहे हैं आप लोग देन आपका आंसर सही है। तो प्रोपाइन का सामान्य नाम एलिनिन है। ठीक है, प्रोपाइन का ही सामान्य नाम क्या है? एलिनिन है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अच्छा बच्चों, यहाँ से तो अब यहाँ से अगर हम लोग एथेन का सूत्र जाने तो ये क्या होता है बच्चों? एथेन का
तो ये होता है, याद रखना है, C2H6। क्या होता है? C2H6 होता है, C2H6। और इसके बाद प्रोपेन का सूत्र जाने, केमिकल फॉर्मूला, तो ये क्या होता है? C3H8 होता है, C3H8 होता है। ये सभी आप जानते होंगे बच्चों, है ना, C3H8। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी अम्लीय प्रकृति स्वार्थिक होती है? बताना है किसकी अम्लीय प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या H2O? जल्दी से बताइएगा। तो जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, आंसर करेंगे जी, किसकी अम्लीय प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा होगी, यानी कौन सबसे ज़्यादा जो है, यानी इनमें से कौन मोस्ट एसिडिक नेचर का होगा, है ना, विच हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर। जी हाँ, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी H2O, देन आपका आंसर सही है, H2O यानी वाटर। जी हाँ, वाटर की यहाँ पर अम्लीय प्रकृति जो है, अम्लीय प्रकृति ये क्या होगी? सबसे ज़्यादा होती है ना। तो H2O यानी वाटर की अम्लीय प्रकृति स्वार्थिक होती है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अम्लीयता जो है, अम्लीयता वो निम्न क्रम में होती है। अम्लीयता लिख लीजिए यहाँ पे, अम्लीयता निम्न क्रम में होगी, निम्न क्रम में होती है। यानी देखिए, सबसे ज़्यादा अम्लीयता किस में होगी इन चारों में से? तो H2O की होगी, ठीक है, H2O की सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम, H2O से कम किसकी होगी? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी होगी, ठीक है। फिर इससे कम किसकी होगी? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की होगी। और फिर इससे कम किसकी होगी बच्चों? तो सबसे कम इनमें से किसकी हो जाएगी? तो ये आपको बता दे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा H2O की होगी, उससे कम CH ट्रिपल बॉन्ड CH की होगी, फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर सबसे कम जो है किसकी होगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में चर्चित सक्रिय द्रव्यमान होता है। बच्चों, द्रव अनुपाती क्रिया एक नियम है, और इस नियम में जो चर्चित सक्रिय द्रव्यमान है ना, ये किसके इक्वल हो जाता है? नॉर्मल सांद्रता, या मोलर सांद्रता, या ग्राम पर लीटर, या मोलर सांद्रता? जल्दी से बताइएगा। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान है ना, यहाँ पे जो बच्चों सक्रिय द्रव्यमान है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही तो बताना है। जल्दी बताइए। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, सक्रिय द्रव्यमान जो है ये बराबर होता है मोलर सांद्रता के। किसके बराबर होता है? मोलर सांद्रता के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। देखिए, इसको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको अच्छे से आपको कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा, सक्रिय द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा मोलर सांद्रता के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है, दिया स्लाई में प्रयुक्त होता है। दिया स्लाई में कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, या पोटेशियम? जल्दी से जवाब देना है, बेहद इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। दिया स्लाई है ना, जल्दी से बताइएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बाई मिस्टेक गलत दिया हुआ है, यानी वो आतिशबाजी वाला क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, दिया स्लाई में किस फास्फोरस का यूज किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी लाल फास्फोरस, देन आपका आंसर सी है। तो दिया स्लाई में जो है लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। जी हाँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, आप लोग का सही है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, N2 जो कि गैसीय अवस्था में है, प्लस में 3H2 ये भी गैसीय अवस्था में है, और साम्य स्थिरांक जो है ये इसके बाद 2NH3 दिया हुआ है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो इसके लिए बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा, यानी इस साम्य स्थिरांक की यूनिट क्या होगी, यही बताना है। बताइएगा। N2 गैसीय अवस्था में रिएक्शन कर रहा है 3H2 गैस के साथ, और ये साम्य स्थिरांक अवस्था में है, साम्य स्थिरांक अवस्था में है, और यहाँ पे 2NH3 है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो इसके लिए बताना है साम्य स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो क्या होता है।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहला क्या दिया हुआ है, लीटर मोल इनवर्स पहला ऑप्शन है, और लीटर इंटू में मोल का पावर -2 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन लीटर स्क्वायर मोल का पावर -1 और लीटर स्क्वायर इंटू में मोल का पावर -2। जल्दी से बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल फास्ट बताना है सभी बच्चे को। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है, यानी लीटर स्क्वायर इंटू में मोल का पावर -2 यही होता है हमारा साम्य स्थिरांक का यूनिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के और जीके के क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, मोहर लवण है। मोहर लवण क्या है, संकर लवण या द्विक लवण है या फिर ये क्षारीय लवण है या सरल लवण है, बताना है बच्चों। यहाँ पे मोर साल्ट्स क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये मोहर लवण है क्या। ठीक है, यानी यहाँ पर मोहर लवण, ठीक है, क्या है मोहर लवण। तो देखिए बच्चों, मोहर लवण जो है ये फेरस सल्फेट, ठीक है, ये जो है फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट है ना। मोहर लवण जो है ये फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट, मोहर लवण जो है मोहर लवण ये फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट इनका जो है द्विक लवण होता है। कैसा लवण होता है, द्विक लवण होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मोहर लवण जो है फेरस सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का द्विक लवण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि सूत्र के बारे में इसकी बात की जाए तो सूत्र क्या होता है ये भी देख लीजिए, NH4 का ट्वाइस इंटू में FeSO4 इसका भी ट्वाइस हो जाएगा और H2O का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मोहर लवण का सूत्र। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, SO2 की वायु में सांद्रता 8 ppm है, तो 1 लीटर वायु में विद्यमान SO2 कितनी मिली होगी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि SO2 की वायु में सांद्रता कितनी है, बताइए। SO2 की वायु में जो सांद्रता है वो 8 ppm है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 का पावर 6 मिलीलीटर वायु में, है ना। इसका अर्थ होता है 10 का पावर 6 मिलीलीटर वायु में जो है बच्चों 8 ml SO2 उपस्थित है। देखिए इसका मतलब अगर आपको ऐसे दे दे कि SO2 की वायु में सांद्रता 8 pm है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 10 के पावर 6 ml वायु में जो है 8 ml SO2 प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर 1 लीटर में बताना है आपको कि 1 लीटर, है ना, 1 लीटर जो है वायु में, 1 लीटर वायु में जो है SO2 कितना उपस्थित होगा, है ना। यही बोला है ना कि 1 लीटर वायु में विद्यमान SO2 कितनी मिली होगी, तो यही बोला है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होगी, देखिए क्या संख्या दी गई है, 8 दी गई है ना, तो 8 में भाग लगा देना है 1000 से। जी हाँ, 8 में भाग लगा दीजिए 1000 से, यानी कोई भी संख्या दी हो उसमें 1000 से भाग लगा दीजिएगा। तो 1000 से भाग लगा दीजिएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.008 ml। जी हाँ, यही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या होगी उसमें 1000 से भाग लगा दीजिएगा, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो भी संख्या दी होगी, मान के चलिए यहाँ पर ppm में दिया है और 1 लीटर में पूछ रहा है ना, तो 8 में भाग लगा देना होगा 1000 से। जो भी संख्या, यहाँ पर 8 दिया था इसीलिए मैंने 8 में भाग लगा दिया 1000 से। क्योंकि बच्चों मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखो मिलीलीटर में था, 1 मिलीलीटर जो है कितने लीटर के बराबर होता है, तो ये 0.001 लीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर 0.001 है ना, तो इसको हम लोग 1/1000 भी तो लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भाग देना ही होगा आपको, जो भी संख्या दी होगी। यहाँ पर 8 दिया था इसलिए मैंने 1000 से भाग लगाया था। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया था, 0.008 मिलीलीटर आ गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है 0.2 m
H2SO4 की नॉर्मलता है। यानी यहाँ पर देखिए M क्या है, मोलरता है, और नॉर्मलता के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है, नॉर्मलता के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों आपको बता दें नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने में n। होता है या नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो n है ये क्या है, तो यहाँ पर n जो है हमारा ये क्या है, तो ये रिप्लेसेबल H प्लस आयनों की संख्या है। यानी यहाँ पर हमको H2SO4 दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है ना, H2SO4 दिया है ना। तो अब यहाँ H प्लस आयन कितना रिप्लेस हो रहा है, देखिए H2SO4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2H प्लस और फिर प्लस में SO4 और 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे कि भाई H प्लस आयन कितना रिप्लेस हो रहा है, बताइए तो कितना रिप्लेस हो रहा है, बताइए कितना रिप्लेस हो रहा है, 2। तो यहीं पे है ना, यही हमारा जो है n बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर H प्लस जो है आयन कितने रिप्लेस हो रहे हैं, तो 2, तो यही n बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मलता पूछा है ना, नॉर्मलता पूछा है और आपको यहाँ मोलरता दी गई है कितना, 0.2 दिया गया है ना, 0.2 मोलरता, और गुना में n कितना निकाले हो, 2 निकाले हो, तो नॉर्मलता कितनी निकल गई, नॉर्मलता कितनी निकल गई। अब 0.2 में 2 से गुना कीजिए तो 0.4, तो जी हाँ 0.4 जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के पश्चात बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडा एस, जिप्सम, विरंजक चूर्ण या बुझा हुआ चूना। जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जमने के पश्चात क्या बन जाता है, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जमने के पश्चात क्या बन जाता है, किस चीज़ का रूप ले लेता है, तो वेरी गुड बच्चों, किस चीज़ का रूप ले लेता है, ये जिप्सम का। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी यदि जब आप दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब इसको हिट करेंगे है ना, गर्म करेंगे, तो ये जमने के बाद क्या बन जाता है, जिप्सम का रूप ले लेता है। और बच्चों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है। और यदि जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके बच्चों, हाँ जी समझ में आया। अब देखिए बच्चों बाकी के ऑप्शंस की भी बात करेंगे तो सोडा एस क्या है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है, आप सभी जानते हैं। और विरंजक चूर्ण इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, तो CaClO का ट्वाइस हो जाता है। और बुझा हुआ चूना इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो Ca और OH का ट्वाइस, यानी इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, क्वार्टज होता है, क्या होता है ये, इसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है या Al2O3 होता है या SiO2 होता है या CuO होता है, जल्दी से बताइएगा। क्वार्टज होता है, क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट बताना है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्वार्टज का। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी SiO2 देन आपका आंसर सही है। तो SiO2 जो है ये क्वार्टज का रासायनिक सूत्र है ना। और बच्चों ये भी याद रखना है, ये जो क्वार्टज है ना, ये क्वार्टज ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों से बना होता है। यानी ये देखिए ये Si क्या है, सिलिकॉन है, और ये O2 क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर ये क्वार्टर जो है ये बच्चों सिलिकॉन और ऑक्सीजन है ना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों से बना होता है। और इसमें ऑक्सीजन के जो हैं बच्चों 2 भाग होते हैं और सिलिकॉन का एक ही भाग होता है। और ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर खनिज में से माना जाता है ना। यानी ये भी लिख सकते हैं आप कि ये
पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर खनिज है। पाए जाने वाला सबसे प्रचुर क्या है? खनिज है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। जल्दी से बताइएगा बच्चों, आपको बताना है ऐसे परमाणु यानी ऐसे एटम जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु क्रमांक जो है सेम होता है, लेकिन परमाणु भार है ना बच्चों, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? ये डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं ये? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे बच्चों। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, समान होता है, लेकिन परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है ये डिफरेंट होता है, क्या कहलाते हैं? जी हाँ बच्चों, समस्थानिक कहलाते हैं। वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, देन आपका आंसर सही। अब देखिए बच्चों, यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? हाइड्रोजन होता है, इसके कितने समस्थानिक होते हैं प्यारे बच्चों? 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब तीनों में कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? 3 समस्थानिक तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, एक होता है प्रोटियम, ठीक है, एक होता है प्रोटियम, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ड्यूटेरियम, ठीक है, दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ट्राइटियम। क्या होता है बच्चों? ट्राइटियम। तो आप तो जानते हैं कि हाइड्रोजन के बच्चों 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, प्रोटियम में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन परमाणु भार भी 1 ही होता है ना, प्रोटियम वाले केस में, है ना। प्रोटियम में देखिए हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो देखिए ड्यूटेरियम में जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक तो 1 ही रहेगा, लेकिन परमाणु भार यानी एटॉमिक मास क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 रहता है, लेकिन परमाणु भार क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो देखिए बच्चों, देख सकते हैं कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है, तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है? डिफरेंट है। समझ में आया? समझ में आया ना बच्चों? तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो यानी समान हो, लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये गैस प्राप्त की जाती है। बच्चों, ये जो प्रोड्यूसर गैस है कैसे प्राप्त की जाती है बताइएगा? पहला ऑप्शन है गर्म वर्क यंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, या पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रभावित करने पर यह गैस प्राप्त होती है, या हवा की उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रभावित करवाने पर यह गैस प्राप्त होती है, या ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे है, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन जो है ये नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये गैस प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर यह गैस प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, सिंपली जानिए आप लोग, ये तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये जो प्रोड्यूसर गैस जो है ना बच्चों, प्रोड्यूसर गैस जो देख रहे हैं आप लोग, ये लाल तप्त कोक पर प्रभावित करके बनाई जाती है। यानी ये गैस जो है बच्चों, प्रोड्यूसर गैस, ये लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है ना, वायु को प्रभावित किया जाता है इसमें। तो लाल तप्त कोक पर वायु को प्रभावित करके बनाई जाती है ये गैस, है ना, करके बनाई जाती है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण है, और मैं कई बार भी बता चुका हूँ। क्या आप लोग बता सकते हो प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो बच्चों, प्रोड्यूसर गैस जो है मुख्यतः नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है ना, तो याद रखना है।
मोनोऑक्साइड लिख लीजिएगा अच्छे से। तो प्रोड्यूसर गैस जो है मुख्यतः नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है जो 60% होता है, ये भी याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 30% होता है, ठीक है। और जो शेष बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस जैसी होती है। देखिए 60% ये हो गया, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, 10% अभी भी बच रहा है ना, तो 10% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, मीथेन ये टाइप का गैस वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग यानी इस गैस का प्रयोग जो है ईंधन तथा कांच व इस्पात बनाने में भी किया जाता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न आ चुका है, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें जो हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, या धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा है, या अनावेशित कणों की धारा है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्या है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए बच्चों कैथोड किरणें जो होती हैं ये चुंबकीय तरंग तो होती नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं, तो ऑप्शन डी तो इसी तरह हट गया। तो जल्दी से बताइए, अब ऑप्शन ए बी सी बच रहा है, तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा? जल्दी बताना है बच्चों, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन की धारा, देन आपका आंसर सी है। तो याद रखना है कैथोड किरणें जो होती हैं ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। और कैथोड एक इलेक्ट्रोड है जिसमें से एक पारंपरिक धारा एक ध्रुवीकृत विद्युत उपकरण छोड़ती है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, कैथोड किरणें जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो कैथोड किरण है ये किससे मिलकर बनी होती है, यानी इसमें कौन सा पार्टिकल होता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए प्रश्न घुमाकर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कैथोड किरण है ना, कैथोड किरण किससे मिलकर बनी होती है, यानी किस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है? जल्दी से बताइएगा, कैथोड किरण किससे मिलकर बनी होती है? जी हाँ, जल्दी से बताना है, कैथोड किरण जो है किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, किस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो है बच्चों बनी हुई होती है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। शाबाश, वेरी गुड, सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जल्दी से बताइएगा, बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? जल्दी से जवाब देना है बच्चों। बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक यानी द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस कौन होता है बच्चों? ये हमारा मीथेन होता है, कई बार बता चुका हूँ, यानी CH4 है ना। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन को ही बच्चों हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, है ना। तो पूछ लेता है कि गोबर गैस कौन सी होती है, तो ये मीथेन ही होती है, यानी गोबर गैस का मुख्य घटक है ना कौन सी गैस होती है? तो मीथेन ही होती है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, किस धातु युग्म की धातुओं को वान आकल विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है बच्चों, देखिए ध्यान से समझना है। देखिए जब तक आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूछा है ये कि बच्चों वान आर्कल विधि है ना, देखिए क्या पूछा है, वान आर्कल विधि है ना, इस विधि से जो है किस धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, वैन आर्कल विधि जो है इस विधि के द्वारा जो है हम लोग किस धातुओं का निष्कर्षण कर पाएंगे, यानी देखिए किस धातु युग्म की धातुओं को वॉन आर्कल विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है यानी निष्कर्षण किया जाता है। वॉन आर्कल विधि द्वारा जो है हम लोग किस धातु युग्म का निष्कर्षण कर सकते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है निकिल आयरन, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है बच्चों जर्कोनियम और ट्राइटेनियम है ना, और चौथा ऑप्शन है गैलिनियम और आयोडीन। बताइएगा जल्दी से, बिल्कुल फास्ट, सभी बच्चे बताएंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको। ये जो देख पा रहे हैं बच्चों वैन आर्कल विधि, ठीक है, ये जो विधि देख पा रहे हो आप लोग वैन आर्कल विधि, इस विधि को जो है हम लोग बच्चों वाष्पीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि को जो है वाष्पीकरण विधि है ना, इस विधि को जो है वाष्पीकरण विधि से भी हम लोग जानते हैं। और इस विधि से जो है हम लोग किन धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं? तो याद रखना है, इस विधि से हम लोग जर्कोनियम और ट्राइटेनियम, ठीक है,
ZR यानी क्या होता है, ये जर्कोनियम होता है। क्या होता है बच्चों, जर्कोनियम। और TI से क्या होता है, ट्राइटेनियम। ठीक है, ट्राइटेनियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, वैन आर्कल विधि जो है, इस विधि को वाष्पीकरण विधि के नाम से जानते हैं, और इसमें किन धातुओं का निष्कर्षण होता है, जर्कोनियम और ट्राइटेनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है KClO3 MnO2 की उपस्थिति में तापित करने पर इस गैस का उत्पाद होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे KClO3 क्या है, ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है बच्चों, ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, तो जब पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग MnO2 की उपस्थिति में, MnO2 क्या है बच्चों, ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है। क्या है बच्चों, ये हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज ये हमारा क्या है बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड। लिख लीजिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न यही पूछ रहा है कि जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट में रिएक्शन करवाएंगे, देखिए यदि हम लोग पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, है ना, तो भैया किस गैस का निर्माण होगा, यानी कौन सी गैस का उत्पाद होगा। ठीक है, यानी देखिए इसको इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हम लोग KClO3, है ना, इसको रिएक्शन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी जब KClO3 का रिएक्शन होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये किस चीज़ का निर्माण करेगा बच्चों, तो ये हमारा याद रखना है बच्चों, ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर आ चुका है ना। तो जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड, देखिए बच्चों, जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये क्या बना देगा, ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए जो है विघटित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन गैस में ये विघटित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन गैस का उत्पाद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी। हाँ जी, बहुत सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी O2 गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ चुका है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था। बच्चों जल्दी बताना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम था बच्चों वो किसने दिया है, गुल्डबर्ग और वागे ने, या एवोगैड्रो ने, डाल्टन ने, या ला सातेलिए ने। जल्दी से बताइएगा बच्चों, द्रव्य अनुपाती क्रिया, जी हाँ, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जी हाँ बच्चों, ये नियम गुल्डबर्ग, जी हाँ, गुल्डबर्ग तथा वागे ने दिया था। और इसके अनुसार ये बताया गया था कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस नियम में क्या कहा गया था बच्चों, इसको भी लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार ये कहा गया था कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया दर जो है, लिखते चलिएगा, किसी पदार्थ की अभिक्रिया दर यानी रिएक्शन रेट, है ना, तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। उसके सक्रिय द्रव्यमान, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना, ये कहा गया था, अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसको, है ना। तो याद रखना है बच्चों, किसी पदार्थ की अभिक्रिया दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, ये कहा था किसने, गुल्डबर्ग और वागो ने, है ना। और किस नियम के तहत कहा था इन्होंने, द्रव्य अनुपाती क्रिया के तहत कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, किन तत्वों को मिलाकर एक कार्बनिक यौगिक बनने की अपेक्षा की जा सकती है। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे देखिए बोला गया है किन तत्वों को मिला दिया जाए,
है ना। यहाँ पे देखिए 2 तत्व आपको हर एक ऑप्शन में दिए हैं, तो किन एक को मिला दिया जाए, है ना, किन 2 तत्वों को मिला दिया जाए कि जिससे वो कार्बनिक यौगिक बन जाए। बच्चों कार्बनिक यौगिक क्या होता है आप सभी जानते हो। कार्बनिक यौगिक क्या होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन संयुक्त हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक यौगिक बना देते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन तथा सल्फर, तीसरा ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कार्बन, है ना, कार्बन तथा हाइड्रोजन संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, किस एक में चतुष्क कार्बन है, किस एक में चतुष्क कार्बन है, एथिल एसीटेट में, नियो हेक्सेन में, आइसोपेंटेन में, एसीटोन में। जल्दी से बताइएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी जानना है कि ये चतुष्क कार्बन होते क्या हैं, ठीक है। चतुष्क कार्बन किसे कहते हैं, तो 4 कार्बन परमाणु, पहले इसको जान लीजिए, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा कार्बन, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा जो कार्बन होता है ना, 4 कार्बन परमाणुओं से जो जुड़ा कार्बन होता है वही हमारा चतुष्क कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन कहलाता है और इसी को हम लोग चतुष्क कार्बन भी कहते हैं, इसी को हम लोग चतुष्क कार्बन भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों। पहले ये समझ लीजिए कि चतुष्क कार्बन क्या है, तो 4 कार्बन परमाणु से जो जुड़ा कार्बन होगा उसे 4 डिग्री कार्बन यानी चतुष्क कार्बन कहेंगे। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो नियो हेक्सेन होगा। कैसे, तो देखिए नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, आपको मालूम ही होगा, कार्बन से जुड़ जाएगा CH3, फिर यहाँ पर भी जो है CH2 CH3 जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर भी जो है बच्चों CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है CH3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन। कैसे, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसीलिए 4 डिग्री कार्बन इसको कह सकते हैं। यानी देखिए चतुष्क कार्बन पूछा है ना, तो चतुष्क कार्बन का मतलब क्या, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा कार्बन। तो कितने कार्बन जुड़े हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो चारों तरफ है ना बच्चों। तो चतुष्क कार्बन कौन से स्ट्रक्चर में होगा, नियो हेक्सेन में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लैक्टिक अम्ल दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है, दक्षिणी ध्रुवण घूर्णन या वाम ध्रुवण घूर्णन या जीरो घूर्णन या ये सभी। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी से बताना है लैक्टिक अम्ल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है। तो बच्चों ये दक्षिणी ध्रुवण घूर्णन भी शो करता है, वाम ध्रुवण घूर्णन भी शो करता है और जीरो घूर्णन ये भी शो करता है, यानी ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट बच्चों याद कर लेना है। यानी देखिए लैक्टिक अम्ल में जो है असीमित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ये जो लैक्टिक अम्ल देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, असीमित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चों असीमित कार्बन परमाणु क्या होता है, प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, ठीक है। तो असीमित कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण जो है ये पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, और प्लस, निगेटिव, ये सभी जो है साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न है, अम्लराज यानी एक्वारेजिया है, क्या है, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 का अनुपात है ये, या तनु HCl तथा तनु HNO3 का 1:3 का अनुपात है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे अम्लराज। जी हाँ, और बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये अम्लराज जो है बड़े बड़े सोनों या फिर प्लेटिनम को जो है गलाने की क्षमता रखता है। तो आपको बताना है ये अम्लराज जो है किस चीज़ों का मिश्रण होता है ना। ये अम्लराज यानी एक्वारेजिया जो है किसका मिश्रण होता है, तो वेरी गुड बच्चों, ये HCl और HNO3 का ये मिश्रण होता है, ठीक है। और इसमें देखो HCl क्या है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 क्या है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो अम्लराज में जो HCl है इसका परसेंटेज क्या रहता है, यानी ये कितना अनुपात में रहता है, तो HCl जो है गाइज यहाँ पे ये 3 अनुपात में है और HNO3 जो है ये 1 अनुपात में होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे HCl जो है ये 3 अनुपात में होगा, HNO3 1 अनुपात में होगा, और यही जब मिल जाएगा ना तो ये अम्लराज बन जाता है। और अम्लराज जो है बड़े बड़े सोनों को या फिर प्लेटिनम को जो है गलाने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? जी हाँ, संक्रमण तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व जो होता है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, इसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक में रखा जाता है। तो देखिए संक्रमण तत्व में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो आपका Hg आ जाता है यानी मरकरी पारा, फिर कैडमियम आ जाता है यानी Cd, इसके बाद जिंक भी आ जाता है, इसके बाद स्कैंडियम भी आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे पलाडियम भी आ जाता है यानी Pd। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है संक्रमण तत्व हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से Hg है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण तत्व नहीं है पूछ रहा है, लेकिन Hg है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। Pd यानी प्लेडियम भी नहीं होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए Sc यानी स्कैंडियम, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे Sn यानी टीन जो है ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक अवश्य दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।